हेलो बच्चों, मैं योगेश कुमार त्रिपाठी आपके शैक्षिक प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप इसका भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। आप स्वस्थ रहें, अपने उन्नत विचारों को और उन्नत करते रहें, परिश्रम से अध्ययन करें, यही मेरी अपेक्षा आप लोगों से है। हम लोग नागरिक शास्त्र के जो हमारा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के भाग क में भाग ख में हम राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले दिनों स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन किया। अब आपका एक नया चैप्टर है, नया अध्याय है, वो है समानता। नया अध्याय आपका है समानता। जैसे हमने स्वतंत्रता और उसके स्वतंत्रता के बारे में और स्वतंत्रता के विभिन्न स्वरूप के बारे में अध्ययन किया कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, वैसे ही इसमें हम समानता के बारे में अध्ययन करेंगे कि समानता क्या है, समानता किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं। आपकी सामान्य जानकारी के दृष्टिकोण से भी और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी दोनों पाठ स्वतंत्रता और समानता दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और एक राजनीतिक शास्त्र के नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में आपको यह आभास होगा कि स्वतंत्रता जहाँ रहती है वहीं समानता भी रहती है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के साथ एकदम जुड़े हुए हैं, ठीक है। फ्रीडम एंड इक्वलिटी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको मालूम होगा, सामाजिक विज्ञान में पढ़े होंगे, फ्रांस में जो लोकतंत्र के समर्थन में वहाँ क्रांति हुई थी, उस क्रांति का एक नारा ही यही था, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो जहाँ स्वतंत्रता होगी वहाँ समानता होगी, और जब समानता होगी तभी भ्रातृत्व यानी आपस में भाईचारे की भावना का भी विकास होगा। तो इस प्रकार समानता, आप पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए, उसके बाद आप लिखेंगे कि जिस प्रकार स्वतंत्रता की विचारधारा मानव स्वभाव में निहित है। जैसे कि हमने उस चैप्टर में बताया था कि मानव स्वभाव तो स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी भी प्रकार के नियंत्रण के अंदर रहना उसे स्वीकार नहीं होता है, वो स्वभाव तो स्वतंत्र है। तो जिस प्रकार स्वतंत्रता की विचारधारा मानव स्वभाव में निहित है, वैसे ही समानता का विचार भी मानव स्वभाव में ही निहित है। व्यक्तियों में किसी भी प्रकार के भेद भाव का होना मानव गरिमा के विपरीत है। कारण कि यदि परस्पर समानता की स्थिति नहीं होगी तो व्यक्तियों में असंतोष होगा, विद्रोह होगा, और इस विद्रोह की भावना, असंतोष की भावना धीरे धीरे इतनी प्रबल हो जाएगी कि वह समाज में अशांति उत्पन्न करेगी। तो इसलिए जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक समरसता की भावना को इससे क्षति पहुंचती है। अब आप प्रश्न लिखिए। प्रश्न आपका यह रहेगा कि समानता कितने प्रकार की होती है, उसका वर्णन कीजिए। आपका प्रश्न है समानता कितने प्रकार की होती है, उसका वर्णन कीजिए। उत्तर लिख करके आप लिखेंगे समानता के अनेक प्रकार हैं, यानी समानता कई प्रकार की होती है। समानता के अनेक प्रकार हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। उस प्रमुख का उल्लेख इस प्रकार है। नंबर 1 हेडिंग डालिए, नागरिक समानता। नंबर 1 है नागरिक समानता। नागरिक समानता, नागरिक समानता का अभिप्राय दो स्वरूपों में लिया जाता है। नागरिक समानता का जब हम उल्लेख करते हैं, इसका दो अर्थ होता है। प्रथम यह कि राज्य के कानून के दृष्टिकोण में, यानी राज्य के कानून की नज़र में
सभी व्यक्ति अथवा नागरिक समान माने जाएंगे और राज्य कानूनों के माध्यम से दंड या सुविधा देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और दूसरा अर्थ यह है कि राज्य व्यक्तियों को नागरिक जीवन के अवसर अर्थात नागरिक अधिकार और समानता प्रदान करने में, उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। एक समान अवसर सबको उपलब्ध कराएगा। अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, सामाजिक समानता। दूसरी हेडिंग है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता के अंतर्गत समाज के में किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का न होना है। यानी समाज में रहने वाले सभी प्राणियों को, सभी व्यक्तियों को एक समान समझा जाए, उसमें से किसी को भी किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार न प्राप्त हो, उसे ही हम सामाजिक समानता कहते हैं। सभी व्यक्तियों का महत्व व्यक्ति होने के कारण हो, न कि किसी जाति, धर्म अथवा भाषा विशेष का से संबंधित होने के कारण हो। यानी सभी व्यक्तियों का मानव होने के कारण सम्मान होना चाहिए और किसी भी प्रकार का उनके मध्य भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा सामाजिक विकास का अवसर सबको समान रूप से मिलना चाहिए। यही सामाजिक समानता का तात्पर्य है। अब अगला है राजनीतिक समानता। अगली हेडिंग डालिए, राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता के अंतर्गत सभी नागरिकों को देश की राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित होने का अवसर समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने में जाति, धर्म, भाषा, रंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको समान राजनीतिक अवसर प्राप्त होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार निर्वाचन में खड़े होने, मतदान करने या किसी भी पद को प्राप्त करने का एक समान अधिकार होना चाहिए। अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। किसी भी संगठन का निर्माण करने की समानता होनी चाहिए। धरना और प्रदर्शन करने में एक समान सुविधा सबको मिलनी चाहिए, उसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, आर्थिक समानता। राजनीतिक समानता के बाद जो आपकी अगली हेडिंग है वो है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन गई है। यह एक सर्वमान्य विचार इस समय सभी प्रमुख विचारकों का यह है कि मानव जीवन में आर्थिक समानता का महत्व सर्वाधिक है। कारण कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक और नागरिक समानता का महत्व नहीं रह जाएगा। यह इसका महत्व तभी रहेगा, इस राजनीतिक और सामाजिक समानता के अस्तित्व का उद्देश्य तभी पूरा हो पाएगा जब आर्थिक समानता रहेगी। लेकिन यहाँ एक लेकिन है कि पूर्ण रूप से आर्थिक समानता प्रदान करना संभव नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी धन उपार्जित करने की क्षमता अलग अलग होती है, तो सभी व्यक्ति समान रूप से आर्थिक उन्नत नहीं कर सकते, तो इससे आर्थिक समानता पूर्ण रूप से प्राप्त भी नहीं की जा सकती। लेकिन आर्थिक समानता का यहाँ तात्पर्य यह है कि इतनी सुविधाएं राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जाएं कि हर व्यक्ति की, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जो न्यूनतम आर्थिक उपलब्धियां हैं, वे जो न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन है, वस्त्र है और रहने की आवास की व्यवस्था है, यह न्यूनतम आर्थिक सुविधाओं के अंतर्गत आता है। तो यह न्यूनतम आर्थिक सुविधाएं सभी व्यक्तियों को प्राप्त होती रहें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब अगली हेडिंग है धार्मिक समानता।
अगली हेडिंग डालेंगे धार्मिक समानता। प्रत्येक व्यक्ति का संबंध किसी न किसी धार्मिक आस्था, विचार या धर्म से होता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग धार्मिक भावनाएं होती हैं, उनकी उपासना पद्धति होती है, उनका धार्मिक विश्वास अलग अलग होता है। अतः यहाँ पर नागरिक शास्त्र में इस धार्मिक समानता का तात्पर्य यह है कि सभी धर्म समान हैं। सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म का आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने, किसी भी उपासना पद्धति को अपनाने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। तथा इस धर्म के आधार पर कि कोई व्यक्ति किसी धर्म विशेष या किसी विशेष उपासना पद्धति का अनुयायी है, इसके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए सांस्कृतिक समानता। अगली हेडिंग है सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता का तात्पर्य यह है कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक सभी वर्गों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। आप देखते होंगे किसी क्षेत्र विशेष में, किसी राज्य में या किसी देश में कोई समूह बहुसंख्यक होता है, उनकी संख्या अधिक होती है। किसी धर्म को मानने वालों की संख्या कम होती है, तो उनकी अपनी आस्थाएं अलग हैं। जो बहुसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनका अपना धर्म, अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी सांस्कृतिक परंपरा अलग है। तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, जो अधिक संख्या में है और जो कम संख्या में है, इन सभी लोगों को अपने अपने धर्म का, अपनी भाषा का, अपनी लिपि का, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को मानने का एक समान अवसर मिलना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही सांस्कृतिक समानता का तात्पर्य है। अब अगला है शैक्षिक समानता। अगली हेडिंग डाल लीजिए शैक्षिक समानता, और यह अंतिम हेडिंग है इस चैप्टर की अंतिम हेडिंग है शैक्षिक समानता। शैक्षिक समानता का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए। उसमें उनके अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुसार किसी भी प्रकार का भेदभाव होना उचित नहीं है। यही शैक्षिक समानता का तात्पर्य है। अब बच्चों, इसके साथ ही आपके यह प्रश्न समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपको जो यह वर्चुअल क्लास के माध्यम से जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वह समझ में आ रहा होगा या आपकी रुचि इसमें होगी। जैसा भी होगा आप अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत करा सकते हैं। इसी YouTube पर ही आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं या आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और जो भी आपको दिक्कत हो वो आप निसंकोच, बिना डर भय, बिना संकोच के आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की मैं कोशिश करूँगा हर संभव। और उसी के साथ आपसे आग्रह है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक आइकन बटन दबा दीजिए। एक और ऑप्शन आपके पास है, वहीं जहां सब्सक्राइब का लिखा हुआ है उसी के ऊपर सेव की बटन बनी हुई, सेव लिखा होगा, यस सेव ही, सेव की जब बटन आप दबा देंगे तो ये जो वीडियो है आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। उसका लाभ ये होगा कि आप इसको ऑफलाइन भी देख सकते हैं, नेटवर्क इशू तब नहीं रहेगा और वह अस्थायी आपके मोबाइल में रहेगा, आप जब चाहें तब देख सकते हैं। तो पुनः आपसे आग्रह है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियोज़ को सेव कर लीजिए और नोट्स बनाइए, नोट्स अवश्य बनाइए।
नोट्स बनाने में भी कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी देखिए सरकारी जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार संभव है कि 21 सितंबर के बाद विद्यालय खुले, जैसा होगा आपको अवगत कराया जाएगा। आप समाचार पत्रों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से स्वयं जान सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।